सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग अगर क्रम की बात करें तो सीटीईटी पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट 4 ले रहे हैं, लेकिन 2013 का प्रश्न पत्र हमें अभी तक मिला नहीं, कहीं से हम ढूंढवा रहे हैं। मिलते ही आपको 2013 में भी एक पेपर हुआ था, वो हम आपको करवा देंगे बाद में। और आज हम लोग 16 फरवरी 2014 के पेपर पर चर्चा कर रहे हैं और आशा करते हैं आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है। और चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ, ठीक है। देखें, पूर्ण वीडियो देखें जरूर, जो मतलब कंटिन्यूटी देख रहे हैं एक कमेंट और एक लाइक जरूर कर दें, ताकि दूसरे लोग जब आए देखने के लिए तो उनको पता चले कि हाँ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। केवल अपना करने से कुछ नहीं होगा, दूसरों का भी थोड़ा सा भला कर दें, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा विषय चर घातांकी, ठीक है। घातांक और चर का उपयोग करते हुए छोटी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करने में करना के अंतर्गत नीचे दिए गए तथ्यों का उल्लेख किया गया है। जैसे हम लोग लिखते हैं 300 लिखना, हमें उसको 3 गुणा 10 की पावर 2 लिखते हैं, तो चर और घातांकी का उपयोग करना, तो उसके अंतर्गत कुछ चीज़ें बताई गई। कहा कि प्रकाश का चाल इस इतनी लंबी संख्या में होता है, जबकि आप लोगों ने पढ़ा है 3 गुणा 10 की पावर समथिंग कुछ, है ना। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848, जिसको चर और घातांकी नहीं ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। जैसे कंप्यूटर चिप पे लगे व्यास की तार, इसको हम लोग 3 गुणा 10 की पावर -5 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर बताने के लिए, चर और घातांकी के मानक रूप में व्यक्त करने के लिए पहले उन्होंने बड़ी संख्याओं को बताया है। उपरोक्त उदाहरणों का उपयोग प्रत्येक उल्लिखित संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने में किया गया है। ऐसे उदाहरणों का प्रयोग, पहला है कक्षा में उन छात्रों जो विज्ञान में अधिक रुचि लेते हैं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। देखो, कक्षा 8 तक सभी का विकास होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर लिखा है शिक्षक द्वारा कक्षा के तीव्र बुद्धि वाले छात्रों की पहचान करने में। भाई सभी को ध्यान देना, तो तीव्र क्या और स्लो क्या। शिक्षक द्वारा कक्षा के तीव्र बुद्धि वाले छात्रों की पहचान करनी, ये ऑप्शन दोनों रिपीट हो गए, तो इसको छोड़ देते हैं। और चौथा जो हमारा लिखा, अंतर विषयक उपागम को प्रतिबिंबित करता है, बंधित नहीं, प्रतिबिंबित करता है। यानी कि हमारे जो इंटरनल में जो है उसको ये बिंबित करता है कि हमें इसको कैसे लिखा हुआ था या कैसे हमने इसको देखा है विज्ञान में। और आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि क्या घातांकी की तरीके से कैसे इसको 3 गुणा 10 की पावर समथिंग लिखा गया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 2, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार रैखिक समीकरण का प्रदर्शन, इसे हल करने की तकनीक तथा रैखिक समीकरण युग्मसातकरण है, ठीक है। आत्मसातकरण। फिर लिखा है रैखिक समीकरण युग्म तथा द्विघात समीकरणों की अवधारणा का अधिगम समायोजन समस्या है। तीसरा है रैखिक समीकरण का परिचय तथा इसे हल करने की अधिगम तकनीक आत्मसातकरण है, एवं रैखिक समीकरण युग्म की अवधारणा का विस्तार समायोजन की समस्या को बढ़ा सकता है। हमारा ऑप्शन यहीं पर सही होगा, ठीक है। फिर भी चौथा पढ़ लेते हैं। रैखिक समीकरण युग्म का परिचय तथा इसे हल करने की तकनीक आत्मसातकरण है, और इसे रैखिक समीकरण के मूल्यों में संबंध करना समायोजन है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो समस्या को बढ़ा सकता है, लेकिन जो हम परिचय देते हैं और हल करने की टेक्निक्स अपनाते हैं वो आत्मसातकरण है, ठीक है। अगले प्रश्न को और चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 3, गणित प्रयोगशाला क्रियाकलापों का उपयोग किया जा सकता है। पहला रचनात्मक और संकलित दोनों मूल्यांकन के लिए। दूसरा है राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड हेतु छात्रों के लिए। तीसरा है केवल रचनात्मक मूल्यांकन के लिए। चौथा है केवल संकलित मूल्यांकन के लिए। तो ये रचनात्मक मूल्यांकन में प्रयोगशाला का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक्टिविटीज क्रियाकलाप, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों में शिक्षण की संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना है और उच्चतर उद्देश्य समस्या
हल करने के कौशल को विकसित करना है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य अंक गणित पढ़ाना है और उच्च स्तर उद्देश्य बीज गणित पढ़ाना है नहीं। फिर लिखा है स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य परिकलन सिखाना है और उच्च स्तर मापना सिखाना है नहीं। तो हमारा यहाँ जो पहला ऑप्शन है वो सही है कि स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है कि हम संख्या संबंधी कौशल सीखें और उच्चतर उद्देश्य ये होता है कि हमें समस्या को हल करने का कौशल या स्किल प्राप्त हो जाए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है ब्लूम की संशोधित वर्गीकी के अनुसार नीचे दिए गए कार्य भारतीय गणितज्ञों के योगदान पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण बनाइए के द्वारा ज्ञानात्मक उद्देश्य की उपलब्धि हो सकती है वह है ब्लूम के अनुसार। पहला लिखा है विश्लेषण करना, दूसरा लिखा है सृजन करना, तीसरा याद करना और चौथा है समझना। जब हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो हम क्रिएट करेंगे यानी सृजन करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि दो शिक्षक द्वारा रैखिक समीकरण 2x - 6 = 10 को हल करने के उपयोग किए गए उपगमनों को पढ़िए। यहाँ पर दो शिक्षक हैं, दोनों ने एक ही सवाल किया है लेकिन दो भिन्न भिन्न तरीके से किया है। जैसे शिक्षक ए ने जो किया है वो कह रहा है 6 को दूसरे पक्ष में ले जाइए। जैसे हमने क्वेश्चन लिख लिया 2x - 6 = 10। अब वो कह रहा है 6 को दूसरे पक्ष में ले जाइए और 6 को जब दूसरे पक्ष में ले गए तो ये माइनस का सिंबल प्लस में हो जाएगा। तो वो दूसरी लाइन कह रहे हैं 6 का चिन्ह परिवर्तित करके उसको 10 में जोड़ दीजिए, तब हमें 2x = 16 मिल जाएगा। अब वो कह रहा है 2 को दूसरे पक्ष में ले जाइए और विभाजित कर दीजिए तो हमें क्या मिल गया, 8 मिल गया। अब शिक्षक बी इसको किस तरीके से करते हैं। शिक्षक बी कहते हैं कि समीकरण में समानता सदैव बनी रहती है यदि दोनों पक्षों में समान संख्याओं के साथ समान प्रचालन समानताएं बनाए रखने के लिए किए जा सकते हैं। जो इक्वेशन है उसके दोनों तरफ हम कोई भी ऑपरेटर कह दें या मैथमेटिक्स सिंबल कह दें, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, प्लस, माइनस, इन सब का उपयोग अगर हम एक ही नंबर के साथ दोनों पक्षों में करते हैं तो उस इक्वेशन में कभी भी असमानता नहीं होगी। इन्होंने ये बताया। तो इन्होंने क्या करा कि 2x - 6 + 6 = 10 + 6। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन इक्वेशन में क्या था कि 2x - 6 = 10 था। तो हम क्या करते हैं कि पहले हमें x एक तरफ करना है, संख्या एक तरफ करनी है। तो हमने इसको देखा कि ये इधर 2x कब बचेगा, तो यहाँ माइनस का 6 था तो इन्होंने दोनों पक्षों में +6 करा दिया। तो ये -6 और ये -6 कट जाएंगे और ये 10, 6 16 हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। तो 2x = 16 हो गए। अब उनको केवल x में कन्वर्ट करना है। तो x में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि इसमें क्या कर दें, इसमें 2 का भाग लगा दें तो ये x में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा समानता बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों में समान संख्याओं के साथ समान प्रचालन बनाए रखे जा सकते हैं। तो इधर 2 का भाग लगाएंगे तो इधर भी 2 का भाग लगाएंगे। जब दोनों तरफ 2 का भाग लगाएंगे तो x = 8 यहाँ पर भी आ जाएगा। ये बात दोनों अलग अलग शिक्षकों ने बताई। तो ये तो हमारा इधर ले गए, इधर लाए, उधर लाए, तो इसको हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक कह सकते हैं। और यहाँ पर जो हमें ये बताया गया है एक जो इक्वेशन के अंतर्गत जो संबंध होता है उस संबंध के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो अब हम आते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। पहला हमसे कह रहा है कि ये प्रेक्षित किया जा सकता है कि शिक्षक ए प्रत्यात्मक ज्ञान पर केंद्रित है जबकि बी कार्यविधिक ज्ञान पर। तो यहाँ पर ये बात हो नहीं सकती। फिर लिखा है शिक्षक ए तथा शिक्षक बी यंत्रीय समझ पर आधारित है। देखो शिक्षक ए तो यंत्रीय समझ पर आधारित है क्योंकि उसने कहा कि 2x - 6 = 10 और 2x - 6 = 10 में से 6 को हमने पक्षांतरण किया,
-6 था तो सामने गया, 6 प्लस हो गया और 2x बराबर 16 आया। फिर उसने एक और यांत्रिक टेक्निक लगाई कि 2 का 16 में विभाजन कर दिया जाए। तो ए तो था, लेकिन बी ने कहा कि अगर कोई भी इक्वेशन होती है उन दोनों तरफ समान सिंबल के साथ, समान संख्या के साथ अगर हम कोई गणना करें, कैलकुलेशन करें, मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, डिवाइड करें या प्लस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों समान केंद्र पे नहीं हो सकते। तीसरा कह रहा है कि शिक्षक ए ने यंत्रीय समझ द्वारा, उसने पहले पक्षांतर कराया फिर डिवाइड कराया, यंत्रीय समझ पर बल देता है, जबकि शिक्षक बी संबंधी समझ पर, यानी इक्वेशन में क्या रिलेशन होते हैं उसके ऊपर बात की है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर 3 ठीक होगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीके, जैसे साइंस का स्टूडेंट है वो इस तरीके से करेगा, लेकिन जो नॉर्मल एक स्टूडेंट है जिससे साइंस नहीं ली थी, कक्षा 8 तक पढ़ा था, तो वो इसी तरीके से इस 6 का पक्षांतरण करेगा और पक्षांतरण करके 2 का भाग लगा देगा और 8 की प्राप्ति कर लेगा। जबकि यहाँ इन्होंने क्या कहा कि समीकरण में समानता सदैव रहेगी, इक्वलिटी सदैव रहेगी। कब? जब दोनों पक्षों में समान संख्या के साथ समान प्रचालन क्षमता बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। यानी पहले इन्होंने क्या करा कि 2x - 6 था, इनको x एक तरफ करना था और नंबर एक तरफ करना था, यानी चर और उनको अलग अलग करना था। तो -6 को कैसे हटाया जा सकता है कि हम इसको +6 और कर दें। तो हमने लेफ्ट में भी +6 कर दिया, राइट में भी +6 कर दिया, तो ये -6 और +6 खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा 2x बराबर 16। अब हमें चाहिए थी x की वैल्यू, किसी भी क्वेश्चन को करते हैं तो। अब इसमें x कैसे आएगा? जब हम इसके 2 का भाग कर देंगे, और ये कह रहा है कि दोनों तरफ बराबर प्रचालन कक्ष करना है। तो 2 का भाग अगर हम इधर करेंगे तो इधर भी 2 का भाग करेंगे, तो दोनों तरफ 2 का जब भाग करेंगे तब भी हमें x बराबर 8 की प्राप्ति हो जाएगी। ये नॉर्मल क्वेश्चन में काम आता है। ये अभी आगे कुछ क्वेश्चन फैक्टराइजेशन होगा, वहां पर भी ये वर्क करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 7, कक्षा 6 के विद्यार्थियों को किसी मकान का निम्नलिखित नक्शा दिया गया, जिसमें एक मकान का नक्शा दिया गया है जिसमें शयन कक्ष, बैठक रूम, अतिथि कक्ष, लंबाई और चौड़ाई के साथ सारी बातें बताई गई है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है इस कक्ष के साथ करने के लिए, एक्टिविटी क्या है ये। तो हम अगर एक्टिविटी की बात करें तो छात्रों से उन्होंने कहा कि ज्ञात करें प्रत्येक कमरे का परिमाप और उसका क्षेत्रफल। फिर लिखा है मकान का, पूरे मकान का परिमाप और उसका क्षेत्रफल। उपरोक्त क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटी को शिक्षण रचनात्मक मूल्यांकन के कार्य के रूप में ले सकता है, क्योंकि पहला, विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों को ये कार्य रोचक लगेगा और वो एक दूसरे की शांति भंग नहीं करेंगे। भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं, सवाल जब दोगे तो सवाल ही करेंगे। दूसरा कह रहा है गणित की परीक्षा के प्रति भय को दूर करेगा, केवल हमें चार्ट बनाने से भय दूर नहीं होगा। ठीक है, उनको समझ में आने से भय दूर होगा। फिर लिखा है इस कार्य के द्वारा शिक्षक आसानी से सभी विद्यार्थियों को 40 मिनट तक व्यस्त रख सकता है। हमें सिलेबस को ख़त्म करना होता है और एक निश्चित समय पर हर चीज़ ख़त्म होनी रहती है और समझ के साथ ख़त्म होनी रहती है, इसलिए हम वहाँ पर समय व्यस्त या बेकार तो कर ही नहीं सकते। ठीक, चौथा लिखा है विद्यार्थियों के उत्तर परिमाप, क्षेत्रफल आदि की विमाओं, परिकलनों, सूत्रों के ज्ञान से संबंधित समझ का निदान करने में शिक्षकों की सहायता करेंगे। तो हमारा ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 8, वास्तविक जीवन के इस स्थिति में वर्गमूलों की अवधारणा को लागू करने की विद्यार्थियों की क्षमता निम्न समस्याओं के जरिए निर्धारित की जा सकती है। पहला है उस न्यूनतम संख्या को ज्ञात कीजिए जिसमें 5607 से घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो देखो भाई, पूर्ण वर्ग प्राप्त करना है, वर्गमूल की बात ही नहीं कर रहा। दूसरा है 2025 पौधों को एक बगीचे में इस तरह से बोया गया कि प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही संख्या में पौधे हैं जितनी संख्या पंक्तियों की है। पंक्तियों की संख्या तथा
प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है हमारे वास्तविक जीवन में भी है और वर्गमूल भी निकालना है, तो हम इसी प्रश्न के साथ यहाँ पर इसी विकल्प के साथ यहाँ पर रहेंगे और विकल्प 2 हमारा ठीक होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 9, कोई छात्र लिखता है 10 सेंटीमीटर बटे 12 सेंटीमीटर बराबर 5 बटे 6 सेंटीमीटर, फिर लिखा 10 किलोमीटर बटे 10 मीटर बराबर 1000 मीटर। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, यानी इन्होंने अनुपात की गणना की है। जो हमारा शिक्षार्थी है, जो विद्यार्थी है, जो बालक है या जो बच्चा है। फिर लिखा है यह छात्र, पहला लिखा है भिन्नों को लघुत्तम पद में सही ढंग से बदल सकता है, बिल्कुल सही है, और सही मात्रक लिख सकता है, ये भी सही है। फिर दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, मात्रकों का ज्ञान रखता है, मात्रकों के रूपांतरण और भिन्नों की संकल्पना से भी परिचित है। ये बात तो पहले में भी लिखी थी कि लघुत्तम पद में सही ढंग से बदल सकता है, लेकिन उसके बाद उन्होंने मात्रक की बात जोड़ी तो उसने 10 किलोमीटर को पहले मीटर में बदला और फिर 10 का भाग लगाया, तो 10,000 में 10 का भाग लगाया 1000 आया, यानी कि इसको इकाई परिवर्तन का भी ज्ञान है। और दूसरी बात, भिन्न कैसे छोटी होती है ये भी उसको ज्ञान है, और मात्रक का भी इसको ज्ञान है कि किस तरीके से हम अनुपात निकालने के लिए पहले दोनों को समान में बदलना होगा, फिर ये क्वेश्चन किया जाएगा। परंतु ये भूल जाता है कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, तो हमारा यही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बाकी इसके सारे कार्य सही हैं, बस इसने अनुपात के साथ मात्रक लगा दिया है, ये गड़बड़ है और ये उसकी भूल की वजह से हो रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है 0.001 प्लस 1.01 प्लस 0.11 का मान है। मैंने आपको पीछे के पेपर में 1 to 5 वाले में बताया था कि दशमलव की जोड़ करने के लिए उनको दशमलव को एक क्रम में लगाना जरूरी है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो ये देखो मैं दशमलव मिला के लिख रहा हूँ, अगर आप दशमलव मिला करके नहीं लिखेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब आप क्या कहोगे कि यहाँ तो जगह खाली पड़ी है, तो खाली जगह को हम लोग 0 लगा सकते हैं। जहाँ मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन कराए थे कि कौन सी इक्वेशन सही नहीं है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 1, यानी 1.121 ऑप्शन 2 के साथ हम लोग यहाँ पर जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 11, वर्ष 1999 में किसी देश की जनसंख्या 30.3 मिलियन थी, कौन सी संख्या 30.3 मिलियन के बराबर है। ठीक है, तो आपको मैंने पीछे भी क्वेश्चन 1 to 5 में जब ये आया था तो उसमें 30.3 गुणा कुछ की पावर लगा करके इसको हल किया गया था। आज हमें इसको पूरी संख्या में हल करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मिलियन में कितना होता है, तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 30.3 मिलियन, अब मिलियन को हम नॉर्मल 10 लाख से गुणा कर लेंगे और ये हमारा 1 लाख हुआ अभी, और ये 1 0 10 लाख हो गया। अब जो ये पॉइंट अगर हम हटा दें तो 1 0 इधर से कम हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 303, 1 2 3 4 5। अब इस ऑप्शन में से 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 रहेंगे, बोला मैंने 5 ये लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये 5 0 है तो हम काउंट कर लेंगे कि किसमें 5 0 है। इसमें साफ दिख रहा 4, इसमें ज़्यादा हैं, इसमें देखो ये 3 3 6 हैं, और तो ये 2 और ये 3 5 है, तो ऑप्शन 4 के साथ हम लोग यहाँ से जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 12, यदि a क्यूब बराबर 1 + 7 और फिर लिखा है 3 का क्यूब बराबर 1 + 7 + b, फिर लिखा है 4 क्यूब बराबर 1 + 7 + c, जहाँ a b c विभिन्न धनात्मक पूर्णांक है और a + b + c का मान है।
तो ये क्वेश्चन पीछे 1 to 5 में भी आ चुका है, क्योंकि अर्थमेटिक में कुछ सिमिलर क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन जो क्षेत्रफल, आयतन, सर्वांग समता वाले क्वेश्चन हैं 1 to 5 में और 6 to 8 में कभी आपको समान नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a की पावर 3 बराबर 1 + 7 है, यानी a बराबर हो गया 8। और यहाँ अगर a निकालेंगे, इसका 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है, 3 3 के जोड़े बनते हैं फैक्टर करके। फिर लिखा है 27, 3 का क्यूब होता है, 1 + 7 + b, तो b से जब 27 में से 8 निकल जाएगा तो 19 बचेगा। इसी तरीके से हम बात करें 64 में 1 + 7 + c, तो 64 में से जब ये दोनों 8 निकल जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 56। अब वो कह रहा है a + b + c का योग क्या होगा, तो देखो 56 जो नहीं जोड़ पाते हैं कायदे से, ढंग से, वो इसी तरीके जोड़ें, 17 बच गया 1 और 7। वहाँ पर्याप्त टाइम होगा। सबसे पहली बात आपको क्वेश्चन आना चाहिए, आप ये न देखें कि क्वेश्चन बड़ा टाइम लग रहा है, तो टाइम लगेगा, अच्छे क्वेश्चन में टाइम लगता है, लेकिन उसको समझ आप जाएंगे तो आपको दिक्कतें आगे आने वाली कम हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि हम किसी संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं यदि यह संख्या इसके सभी धनात्मक गुणनखंडों के योग के बराबर हो। ये संपूर्ण संख्या की परिभाषा ध्यान रखना, अभी इन्होंने ये पूरा पूछ लिया है, परिभाषा आपको बता दी है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। यूपी टेट में सीधा आएगा कौन सी संख्या संपूर्ण है या नहीं। ठीक है, इन्होंने तो बड़ा प्रश्न करना रहता है क्योंकि ये टीचर का टेस्ट लेते हैं। 28 एक संपूर्ण संख्या है क्योंकि 28 के इन्होंने फैक्टर लिखे और इन फैक्टरों का जब योग किया तो इस 28 के बराबर आया। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि किसका योग इनके बराबर होगा। तो 9 में किस किस का भाग जाता है, 1 का, फिर 3 का, बस मामला खत्म। अब 9 को हमें जाता तो है लेकिन 9 को नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे 28 को नहीं लिया गया है। फिर आते हैं 6 में, 6 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, फिर 6 का जाता है, 6 को नहीं लेना है। अब इधर का और इधर का दोनों इक्वेशन बराबर हो गई तो हमारा ये क्वेश्चन हल हो गया। लेकिन हम 13 को भी देख सकते हैं, 1 और 13, तो 13 तो हमें लेना नहीं है। फिर हम 10 को देखें तो 1, 2, 5 और 10, 10 को हमें लेना नहीं है तो ये 8 होंगे, ये 1 होगा, ये 6 होगा और ये 4 होगा। न तो 4 और 9 बराबर है, न 1 और 13 बराबर है, न 10 और 8 बराबर है, ये वाला बराबर है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो दूसरा ही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या के 2-3 कॉन्सेप्ट है। आप 25 तक के वर्ग लिखें, 1 से 25 तक के, और उसके इकाई दहाई पर जो अंक यूज हो रहे हैं वो एक ही बार यूज होंगे। इसके बाद जो अंक यही वाले 26 से 50 में यूज होंगे और यही वाले 21, 51 से 75 में होंगे। पहली बात, पूर्ण वर्ग संख्या का कभी भी इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 एक हमारे पास ऐसा है जिसमें उसका इकाई अंक पूर्ण वर्ग का 3 है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। अब आपको मैं बता दूं, पूर्ण वर्ग में जैसे 11 में होता है 21, 12 में होता है 144, 13 में क्या होता है 69, 96, 25, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 61, 20 का 400, 21 का 41, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576 और 25 में 25। ये इतने अंक हैं जो आपके इकाई और दहाई में एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो पहला 51 हमारा कहीं पर भी नहीं आया,
तो ये नहीं होगा। दूसरा 41, 41 21 में होता है तो ये हमारा काम का है। फिर देखो ये 15, 15 नहीं होता है, 25 होता है, आप देख लीजिए, तो ये भी नहीं होगा। ये स्मार्ट कॉन्सेप्ट है, बाकी कोई किसी विधि से लगाएं तो कोई फ़ायदा नहीं, सारे नंबर सेम हैं। तो इसलिए गुणनखंड की यहाँ पे वर्गमूल की भाग विधि से भी लोग इसको हल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो सही तरीका है वो यही है कि हम 1 से 25 तक के वर्ग का ध्यान रखें। 1 से 9 तक आपको कुछ ध्यान रखना नहीं है। 11 से 25 तक का मैंने आपको सिखा दिया है। अब आप किसी भी नंबर का वर्ग निकालें, इन्हीं में से उसके इकाई और दहाई पर अंक आएगा और 1 से 9 वाले अंक आएंगे। तो ये बात आप ध्यान में रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 15, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग है। तो दो संख्याएं हैं और उनका गुणनफल 24 है। तो हम पहले दो पार्ट बना लेते हैं। पहला गुणा हम 1 गुणा 24 कर लेते हैं, 1 से आगे बढ़ते हैं 2 गुणा 12 कर लेते हैं, 3 का भी इसमें भाग जाता है, 3 गुणा 8 कर लेते हैं, 4 का भी भाग जाता है, 4 गुणा 6 कर लेते हैं, 4 के बाद 6 आएगा, 6 का हम यूज कर चुके हैं, 7 का भाग 24 में जाता नहीं है, 8 का इस्तेमाल कर चुके हैं, 9, 10, 11 का भी भाग नहीं जाता है, 12 का यूज कर चुके हैं, फिर 12 के बाद 24 का यूज हम लोगों ने कर लिया। ये सारे इसके जो हैं वो गुणनखंड ही हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। ठीक है, तो यहाँ पर उसने कहा कि उनका न्यूनतम योग, तो इसका योग हो रहा है हमारा 25, इसका योग हो रहा है हमारा 14 और इसका योग हो रहा है 11 और इसका योग हो रहा है 10। तो न्यूनतम ये है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 16, यहाँ पर इन्होंने लिखा है 3 की पावर 502 माइनस 3 की पावर 500 प्लस 16 बटे 3 की पावर 500 प्लस 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 की पावर 502 है, ये 3 की पावर 500 है, तो हम 3 की पावर 500 नीचे वाले को देखते हुए कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 की पावर 500 थी, पहले में 2 ज़्यादा थी, तो 3 की पावर 2 और माइनस 1, क्योंकि 3 की पावर 500 में 3 की पावर 500 का एक बार भाग जाएगा, प्लस आ जाएगा 16 बटे 3 की पावर 500 प्लस 2। अब अगर हम इसके आगे की बात करें तो ये इतनी सी इक्वेशन को आप देखें, 3 का स्क्वायर 2 माइनस 1 यानी कि 8, तो हमें होगा 3 की पावर 500 गुणा 8 प्लस 16। अब ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, और नीचे दिया 3 की पावर 500 प्लस 2। तो इस पद में 8 है, इसमें भी 8 इसके गुणांक में, तो 8 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 3 की पावर 500 पहले पद से, दूसरे पद में 8 का भाग चला जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 2, और नीचे लिखा है 3 की पावर 500 प्लस 2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा जवाब आ जाएगा 8। ये हमारा विकल्प होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है, यदि 8 0 0 8 8 0 बराबर 8 गुणा 10 की पावर x प्लस 8 गुणा 10 की पावर y प्लस 8 गुणा 10 की पावर z, यहाँ पर हमारे x, y और z तीनों 8 है और 3 ही इधर है। तो अगर हम पहले 8 की चर्चा करें, फिर दूसरे 8 की करें, फिर तीसरे 8 की करें और 10 पर इनका स्थानीय मान लिखें, तो ये हमारा 80 लिखा है, ये हमारा 800 लिखा है, ये 8 लाख लिखा है। अब आप सीधे सीधे कि 1 में इकाई होता है, दहाई में 10 की पावर 1 होती है, सैकड़े में 10 की पावर 2 होती है, 1000 में 10 की पावर 3 होती है, 10,000 में 10 की पावर 4 होती है, 1 लाख में 10 की पावर 5 होती है। जो किताब में प्रिंट बना होता है उस प्रिंट का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, कुछ लोग ये क्यों लिखा गया है इसका भी इस्तेमाल नहीं है। तो देखो, पहला हमारा 80 है,
जिसमें हमारा इस गुणांक में आएगा तो हमारा z जो है वो 1 हो जाएगा। दूसरा 8 हमारा 800 पे है, यानी इसमें 10 की पावर 2 यानी कि ये 2 हो जाएगा। तीसरा 8 हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख पर है और लाख पर हमारी जो ये x जो वैल्यू है वो 5 हो जाएगी और इनका योग 8 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का गुणनखंड है। जैसा कि उन्होंने कहा कि ए और टीचर बी वाला प्रश्न था, जिसमें टीचर बी ने कहा था कि एक इक्वेशन में कभी अपरिवर्तित रहती है अगर उसमें समान क्रियाएं करवाई जाए। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर यहाँ पे 2x स्क्वायर होता तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाता। तो हम इसमें 2x स्क्वायर लाने के लिए x स्क्वायर प्लस 1 एक एक्स स्क्वायर जोड़ देते हैं। तो भाई इक्वेशन सेम क्वेश्चन तो रहा नहीं, तो इसी के साथ एक एक्स स्क्वायर घटा देते हैं। अब ये इक्वेशन इसी के समरूप रहेगी क्योंकि जितना हमने जोड़ा उतना ही घटा दिया। अब इस इक्वेशन को सही करें तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का x स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखेंगे। अब बीच वाले के हम टुकड़े करेंगे तो x स्क्वायर गुणा करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, जो हम फैक्टराइजेशन में करते हैं। और यहाँ हमारा x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर प्लस 1 रहेगा तो ये भी होगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ का जो तोड़ा गया वो आदमी नहीं समझ पाया है तो मैं उसको लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरी भी होगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों हमारे जो लिखे जाएंगे वो इस तरीके से लिखे जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन लग रही है वो लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक बार और लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें से एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं इन दो फैक्टर में से कौन सा फैक्टर हमारे पास मौजूद है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1, आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन यही होगा क्योंकि दो माइनस के साथ हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर एक्स प्लस वाला तो है लेकिन 1 माइनस वाला नहीं है, इसलिए ये दोनों नहीं होंगे, ये हो नहीं सकता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 19, एक मानचित्र का स्केल 1:10,000 है। अब आगे लिखा है मानचित्र पर एक जंगल 10 सेमी गुणा 1000 सेमी की माप से एक आयताकार क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। इस जंगल का वास्तविक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है। तो अभी अभी बात हुई थी कि यहाँ पे या तो ये बोल के देगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10,000 सेंटीमीटर है और अनुपात में इसने दे दिया है। तो हम अनुपात में अभी पीछे भी चर्चा किए थे कि अनुपात के साथ कोई मात्रक नहीं होता, लेकिन कौन सा मात्रक है वो इससे हमें पता चल जाएगा। तो हमें पता चला कि 1 सेमी बराबर 10,000 सेमी है। ठीक है, तो ये बात हमें पता चल गई। अब हम क्या करेंगे कि ये क्षेत्रफल तो दिया ही है, बस इसको क्या करेंगे किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। अब हमें पता चला कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100। तो अब हमारे पास 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे, 1000 गुणा 100 यानी कि 1 लाख। ठीक है, अब हम इस एरिया को पहले लिख लेते हैं 10 गुणा 10,000, जो उन्होंने 1 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर बताए हैं, गुणा फिर लिखा है 100 और इसको भी लिख लेते हैं 10,000। ठीक है, अब हमारे पास नीचे 1 लाख सेंटीमीटर तो इसके हो गए जिसको बदलना है,
और दूसरे के भी 1 लाख हो गए। अब 0 हम लोग गिन के काट देते हैं, 1 2 3 4 5, और अभी मैंने बताया था आपको पीछे कि 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, यानी ये संख्या पूरी पूरी इससे कट गई। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 और नीचे 1 लाख है, तो 1 जीरो के साथ बच जाएगा, यानी 10 आ जाएगा। तो इसका एरिया कितना हुआ? 10 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 20, एक भिन्न 5/8 के समतुल्य है। समतुल्य की बात मैंने आपको कक्षा 1 से 5 वाले पेपर में बताई थी। समतुल्य का मतलब होता है इन भिन्नों को किसी समान संख्या से गुणा करना होता है। ठीक है, अब चलते प्रश्न में कि इसके हर और अंश का योग 91 है, इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर है? तो देखो यहाँ तो 26 हो रहा है, पहले 13 हो रहा था, तो अब हमें पता कैसे चलेगा? तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया है, हमें तो पता नहीं किससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम x से कर लेते हैं, और अंश और हर का योग निकालने के लिए इस 8 को भी x से कर लेते हैं, क्योंकि समतुल्य में समान संख्या से गुणा किया जाता है, यानी दोनों तरफ x रहेगा। और 91, ये 5x और 8x 13x हो गया, दोनों 91 बना और x बराबर 7 हो गया। अब हमसे वो पूछ रहा है हर और अंश का अंतर, तो अंतर के लिए हम ये भी देख सकते हैं कि 8x और 5x में कितना अंतर है, तो वो 3x है, और 3x को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 3 गुणा 7 21 हो जाता है। अब अगर आप संख्याएं निकालना चाहते हैं तो पहले 5x निकाल लें, 5 गुणा 7 हो गया 35, और फिर आप 8x संख्या निकाल लें, 8 गुणा 7 हो गया आपका 56, और दोनों का अंतर 21। आंसर आपका समान आएगा, जो ऊपर आया है वही यहाँ आएगा, लेकिन ये प्रोसेस जितना पूछा गया है उसके लिए निकालने में हमसे अंतर पूछा गया था, हमने अंतर निकाल दिया। अगर वो योग तो दिया वही है तो हम उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 21, संख्या n को 2 गुना करके उसमें y जोड़ा जाता है, इस परिणाम को 2 से भाग करके फिर उसमें से वास्तविक संख्या n को घटाया जाता है, अंतिम परिणाम होगा। सबसे पहले जैसा जैसा वो कहता जा रहा है वैसा करिए। वो कह रहा है संख्या कोई n है जिसको 2 गुना करना है, मैंने कर दिया। फिर कह रहा है उसमें y जोड़ना है, हम लोगों ने y जोड़ दिया। अब ये जो परिणाम प्राप्त हुआ ये पूरा परिणाम है, रिजल्ट है, को 2 से भाग कर दिया। अब जो परिणाम प्राप्त हुआ है उसमें से वास्तविक संख्या n, या वो वास्तविक भी कह देता तो n ही घटाते, और यहाँ पर 1 है, तो कह रहा अंतिम परिणाम क्या होगा? 2 और 1 है, नीचे एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, तो 1 को 2n प्लस y से गुणा करेंगे तो यही रहेगा, लेकिन फिर 1 का भाग इसमें 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर 2 को n से गुणा कराएंगे तो 2n हो जाएगा, प्लस का 2n माइनस का 2n दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा y/2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 22, किसी बहुफलक के फलकों की संख्या 6 है, शीर्षों की संख्या 8 है, और किनारों की संख्या कितनी होगी? तो ये जो हमारा प्रश्न है इसमें एक फॉर्मूला होता है, और बहुत सारे लोगों के पास इसका फॉर्मूला नहीं है। वो लोग फॉर्मूले को रट के रख लें, याद करके रख लें, लेकिन रटना जो है मना होता है NCF 2005 के अनुसार। इसी तरीके से आपको सारी बातें याद रहेगी। तो इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो वैज्ञानिक थे यूलर, जिन्होंने इसका फॉर्मूला दिया। ठीक है, उन्होंने कहा जो वर्टिसज है, वर्टिसज यानी कि शीर्ष, और माइनस एज यानी कि एज मतलब किनारे, और एफ मतलब फेस। ठीक है, तो इन सब का योग जो है 2 के बराबर होता है। ये एक फार्मूला है जो आप अपनी कॉपी में लिख लें। 1 to 5th में भी ये सवाल किया जा चुका है, और यूपी टेट में भी इसका सवाल किया जा चुका है। अदर भी किसी स्टेट के एग्जाम में इसका क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आपके पास फॉर्मूला नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे।
बहुत ही कम किताबों में इसका फार्मूला दिया गया है, तो आप ध्यान रखें जिनके पास प्रैक्टिस सेट है हो सकता है उनके पास फार्मूला हो, लेकिन अदरवाइज आपको फार्मूला नहीं मिलेगा। फिर हमारे पास जो जो संख्याएं दी गई है, 3 पद होते हैं, एक पद गायब होगा। पहले दिया है फलक, फलक यानी कि फेस, तो इसकी जगह हम 6 रख देते हैं, प्लस का सिंबल लगा देते हैं। शीर्षों की संख्या 8, ये हम ये लगा देते हैं, माइनस ई कर देते हैं क्योंकि यही हमें अब निकालना होगा। अब हम करें कि ये प्लस का, तो 8 और 6 हो गया 14। ये ई माइनस का है, इस माइनस के ई को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 2 प्लस का है जो इधर आएगा तब माइनस हो जाएगा, और ई बराबर हमारे 12। ई मतलब एज यानी कि किनारा। अब हमारा प्रश्न संख्या 23, यदि 1957 माइनस A9 बराबर 18B8 है तो A और B का योग होगा। तो इस प्रश्न को मैंने पहले भी चैप्टर वाइज जब कराया था तब भी कराया था, तब कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था। आज फिर से एक हम लोगों को मौका मिला है तो हम फिर से समझ लेते हैं। देखो, अगर हम संख्या से हमें यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, इसको जिस तरीके से प्रश्न ने लिखा है इसी तरीके से लिखेंगे तो हम A और B को एक साथ नहीं पाएंगे। अब A और B एक साथ नहीं पाएंगे तो इनका योग कैसे निकालेंगे, ये समस्या आती है अपनी बार। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे रीजनिंग वाला मसला लगेगा और आप इसको रीजनिंग के मसले से जल्दी ठीक कर सकते हो। यहाँ 8 लिख दिया मैंने, ये A और 9 लिख दिया। बहुत आराम से देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। देखो 8 और 9 17 होता है, 7 यहाँ पे मिल रहा है, यानी 1 यहाँ पर हमारे पास हासिल है। फिर हमारे पास हो गया 5, ये 5 कैसे होगा, 1 हमारे पास है और ये 5 होने के लिए हमें चाहिए 4, यानी कि A और B का मान 4 हो सकता है। लेकिन 8 अगर होता तो 4 होता, लेकिन 1 यहाँ पर भी इसमें पीछे से आया है तो ये 1 कैसे आएगा। जब हमारे पास यहाँ पर 14 होगा तो हम क्या करेंगे कि या इनका योग दोनों का 14 होगा, तो 14 और 1 हो गया 15, 15 का 5 आ गया, 1 हासिल यहाँ आ गया, तो 1 और 8 कितना हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ पर जो A और B का योग जो है वो अपना 14 होगा। अगर इस बार भी किसी को नहीं समझ में आया है फिर से कमेंट करें, हम फिर से आपको बताएंगे, लेकिन मेथड यही होगा। थोड़ा सा आप एक बार रिपीट कर लें इसको तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर घटाने की विधि से करेंगे आप उलझन में हो सकते हैं, जोड़ की विधि से आपको ये जुड़ा भया ही मिल जाएगा, तो आपको अंतर क्या है दोनों में पता चल जाएगा। हम केवल सरल मेथड से जल्दी विजय प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 24, 42 घनों को जिनमें प्रत्येक की भुजा 1 सेमी है एक साथ चिपकाकर एक ठोस घन बनाया जाता है। यदि इस घनाभ के आधार का परिमाप 18 सेमी है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। पहली बात, घनाभ का परिमाप जो होता है आधार का, वो होता है आधार आयत होता है घनाभ का, फिर इसको 3D बनाया जाता है। तो हमें यहाँ पे ये पता चला सबसे पहले जो ये परिमाप है वो किसका है, आयत का है। तो आयत का परिमाप जो है वो हमारा यहाँ पे दिया गया है फॉर्मूला 2 ब्रैकेट L + B, और ये दिया गया 18, तो ये हो गया 2 और L + B, यानी L + B हमें मिला 9। अब इस L + B को ऐसा तोड़ना है कि हमें इनके साथ कार्य करने का मौका मिल सके। एक घन का आयतन क्या होगा, तो वो होता है भुजा क्यूब, और घन की भुजा है 1 सेमी, तो यहाँ पर 1 क्यूब 1 ही आएगा, ठीक है। तो 42 घन है तो इनका आयतन भी कितना रहेगा, 42 ही रहेगा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ठीक है। आयतन नहीं बदलेगा क्योंकि उन्हीं घनों से बनाया जा रहा है। अब आयतन का, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है L × B × H बराबर 42। अब हमें L और B लेना है और ऐसा 9 को विभाजित करना है कि 42 में भी आ जाए। तो 1 8 तो 42 में आएंगे नहीं, 2 7, 2 का भी जा रहा 7 का भी जा रहा, 42 में भाग, तो हमारा काम यहीं पे हो गया। L ले लेंगे 7, B ले लेंगे 2, H हम निकालेंगे 42, 7 का भाग 42 में गया 6 बार,
2 का भाग गया 3 बार, यानी कि जो हमारी h है वो हो जाएगी 3। ठीक है, आशा करते हैं सबको समझ में आ रहा है, और समझ आ रहा है तो एक कमेंट जरूर कर दें। अब हमारा प्रश्न है संख्या 25, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 4, पी आर बराबर 6 और क्यू आर बराबर, यहाँ पर हो सकता है कि मिस्टेक हो, क्यू आर बराबर 3 सेमी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। अब पहली बात तो हम यही समझ लें कि जितना बड़ा कोण उसके सामने की भुजा उतनी ही बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4 सेमी, 6 सेमी और 3 सेमी भुजाएं हैं, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं 3 है, ये 4 है, तो ये देखो 6 अपने आप बड़ी हो जाएगी। ठीक, ये 3, ये 4 और ये 6, और इसको हम इनके नाम सही बना लेते हैं। ये पी क्यू हमारी 4 है, और जो पी और क्यू, और हमारी पी आर, अब पहले क्यू आर लिख लेते हैं, 3 है क्यू आर, तो क्यू आर 3 हो गई। अब ये समझिए पी आर अपने आप 6 हो गई, यानी सबसे बड़ा कोण ये होगा, उससे छोटा ये होगा, और उससे बड़ा ये होगा। ठीक है, तो एंगल की अगर हम बात यहाँ पर करेंगे तो सबसे छोटा एंगल होगा 3 के सामने वाला, यानी एंगल P, और इससे बड़ा होगा 4 के सामने वाला, यानी एंगल R, और सबसे बड़ा होगा एंगल Q, 6 के सामने वाला। ठीक है, ये बड़े क्रम में हमने लगा दिया। अब हमारे पास ऑप्शन कह रहा है निम्न में से कौन सा सत्य है। पहला लिखा है एंगल Q बराबर R, हो नहीं सकता। फिर कह रहा है R छोटा है P से, R P से छोटा नहीं है, P R से छोटा है। फिर कह रहा है R बड़ा है Q से, नहीं, Q R से बड़ा है। फिर लिखा है Q बड़ा है R से, तो Q बड़ा है R से, यही सत्य होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है त्रिभुज ABC और त्रिभुज LMN में AB बराबर LM, AC बराबर LN, और एंगल A, एंगल B और एंगल M बराबर है, तब क्या होगा। तो पहले हम लोग 2 त्रिभुज बना लेते हैं, जिसमें हम बना लेते हैं A, B और C। एक त्रिभुज बना लेते हैं L, M और N। अब उन्होंने कहा AB बराबर है LM के, यानी ये जो भुजा बराबर है ये LM के बराबर है। फिर कह रहा है AC LN के बराबर है, ये AC दूसरी भुजा है और ये LN के बराबर है। अब कह रहा है एंगल B यहाँ है, ठीक है, और इसमें एंगल M यहाँ पर है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा एंगल जो है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये सर्वांगसम होगा, लेकिन कब। तो इसके सर्वांगसम होने के लिए एंगल B के, तो यहाँ पर जो हमें मानक दिया गया है AB का दिया है और फिर AC का दिया है, तो सर्वांग समता के अगर मानक को हम देखें तो क्या कंडीशन होगी। और सर्वांग समता के मानक हम लोग आपको बताते हैं कि कौन कौन से। पहला मानक है S की तीनों भुजाएं उनकी समान रेशियो में, तो तीनों भुजाओं का यहाँ पे कोई मैटर नहीं दे रखा है। फिर दूसरा दे रहा है SAS, तो ये देखो साइड साइड फिर एंगल है, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा कह रहा है अपना, वो कह रहा है ASA, यानी एंगल साइड एंगल, तो एंगल एक ही है, तो ये भी नहीं हो सकता। चौथा कह रहा है कि आपका AS, तो 2 एंगल दिए ही नहीं है। पांचवा होता है RHS, यानी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो ये सर्वांग सम हो सकते हैं। उसकी कंडीशन में अगर ये एंगल B हमारा 90 डिग्री हो जाए तो इन दोनों का कार्य हो सकता है कि फिर हम ठीक स्ट्रेट बनाएं और ये 90 डिग्री हो, और
फिर हमारा ये ABC में अगर हम इसको करें तो AB और ये AC और फिर यहाँ पर भी ये 90 डिग्री हो तो ये LM और ये N। तो यहाँ की कंडीशन में त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि एंगल B पर एक समकोण हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 27, समलंब आकार के खेत का क्षेत्रफल 720 वर्ग मीटर है। दो भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है। उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई 35 मीटर है तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई होगी। तो यहाँ पर हमें समलंब के क्षेत्रफल के फॉर्मूले की ज़रूरत है। वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। ठीक है, समांतर भुजाओं के तो 1/2 और समांतर भुजाओं में एक भुजा दी गई है तो 35 + x और दूसरी जो उनके बीच की दूरी है वह है 720 और एरिया है 720। 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग देने की जरूरत ही नहीं, ये कट जाएगा, आ जाएगा 35 + x बराबर 72 और जब x बराबर करेंगे तो 72 - 35 और ये आंसर हो जाएगा हमारा 37 मीटर हमारा यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। पहली कंडीशन में आपको बता दूं कि प्रतिशत हमें निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन क्वांटिटी में हो, रुपए उसमें हो ही ना, किसमें हो क्वेश्चन क्वांटिटी में और रुपए हो ही ना, तो हमारा प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला होगा माइनस में आएगा तो लॉस कहलाएगा, प्लस में आएगा तो प्रॉफिट कहलाएगा। फॉर्मूला होगा CP यानी क्रय की क्वांटिटी माइनस SP यानी कि विक्रय की क्वांटिटी अपॉन SP यानी विक्रय की क्वांटिटी गुणा 100। इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग गलत करते हैं, लेकिन जब केवल क्वेश्चन क्वांटिटी में हो तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रख लें। शर्त यह है कि क्वांटिटी में होना चाहिए। तो हमारी बिक्री 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य यानी क्रय 10 है और विक्रय 8 है, -8 और बटे भी 8 गुणा 100 तो 2/8 हो गया गुणा 100। आपको बता 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा और 4 का भाग 100 में 25 बार जाएगा और ये प्लस में आंसर आया है तो यहाँ पे हमारा 25% लाभ होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 29 प्रश्न संख्या हमारा 29 और यहाँ पर प्रश्न जो है आंकड़े 7 6 7 9 8 8 8 10 8 के माध्यका और बहुलक का माध्य होगा। तो यहाँ पर हमें पहले तो माध्यिका ज्ञात करनी है और माध्यिका ज्ञात करने के लिए बताया था कि पहले इनको एक क्रम में लगाना पड़ेगा, आरोही या अवरोही। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 6 है, 6 लिख देते हैं। फिर हमारे पास 7 हैं, वो हमारे पास 2 हैं। फिर 7 के बाद हमारे पास 8 हैं, वो हमारे पास 3 हैं और फिर एक 9 है और एक 10 है। पदों को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पद है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 पद बराबर हैं क्योंकि लिखने में कभी गड़बड़ हो सकता है। n+1/2 वां पद ये आंसर होता है। पद है 8 + 1/2 यानी कि 4.5 9 हो जाएगा। 4.5वां पद का मतलब क्या है पहले भी बता चुके हैं। तो 4th और 5th दोनों पद जोड़ने हैं और भाग 2 का करना है। तो 1 2 3 4 और 5 तो अपने यहाँ 4th पर भी 8 है और 5th पर भी 8 है तो इनका औसत भी 8 आएगा। ठीक है, ये हमारी मध्यिका हो गई कौन 8। अब बहुलक क्या होता है? बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। 6 एक बार, 7 2 बार, 8 3 बार, बाकी 1 1 बार।
तो हमारा बहुलक जो है वो भी आएगा 8। अब माध्य क्या होता है? माध्य का मतलब होता है पदों का योग, यानी हमारे पास 2 ही पद है, एक माध्यिका है, एक बहुलक है, और पदों की संख्या कितनी है? 2, यानी फिर से हम लोग 8 पे आएंगे। तो हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन 4, 8। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतिम प्रश्न, एक शिक्षिका ने कक्षा में नीचे दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन किया गया। 0 अत्यंत सार्थक अंक है। उसने प्रत्येक बच्चे को उक्त विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। शिक्षिका यानी कि शिक्षिका क्या कर रही है या क्या चाहती है? पहला है बच्चों में तार्किक शक्ति विकसित करने के लिए अपनी गणित की कक्षा को जीवन कौशल की कक्षा की भांति उपयोग कर रही है। और दूसरा ऑप्शन हमें दे रहा है कि बच्चों को समस्याओं को हल करने की कुशलता की ओर प्रवृत्त कर रही है। तीसरा कह रहा है अपनी कक्षा को अधिक अभिव्यक्तशील और विचारशील बना रही है। चौथा कह रहा है अपना समय व्यतीत कर रही है क्योंकि छात्रों की मन स्थिति पढ़ने की नहीं है। चौथा तो कभी नहीं हो सकता। अब क्या कर रही है वो? उसने कहा कि अपने विचार व्यक्त 0 अत्यंत सार्थक अंक है, इस पे बच्चे अपने बारे में लिखें। तो बच्चे अपनी अभिव्यक्ति को लिखेंगे, बच्चे अपनी विचार को लिखेंगे कि 0 के प्रति उनकी क्या विचार हैं और उसको वो किस तरीके से अभिव्यक्त करना चाहते हैं। तो शिक्षिका अपनी कक्षा को अधिक अभिव्यक्तशील और विचारशील बनाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के लिए भी शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला एपिसोड जल्द ही जारी होगा।